This conference will now be recorded. आज की कहानी एक एम्पावरिश जायंट के राइज की है। आज की कहानी एक ऐसे देश की है which resolved to recreate the old glorious days of the country। एक ऐसा देश जिसने नेशनलिज्म को और अपने कंट्री के इंटरनेशनल फोरम पर मीटियोरिक राइज को आर्किटेक्ट करा। एक ऐसा देश जिसके राइज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा देश जो ह्यूमिलिएशन से और एक बड़ा अच्छा शब्द है कि ह्यूमिलिएशन से और रिजुवेनेशन तक की जर्नी जो है एक देश ने अंडरटेक करी। एक ऐसा देश जिसकी रिजॉल्व अपनी कंट्री को लेकर के एंड विच never compromises with its core national interests। एक ऐसा देश जिसने वेस्ट से चीजें सीख करके, एक ऐसा देश जिसने वेस्ट से चीजें सीख करके वेस्ट को ही पटक दिया। एक ऐसा देश जो अगर हम बहुत केयरफुल स्टडी करें तो हम देखेंगे कि चाइना का राइज, it was bound to happen। We can criticize the model employed by China, the model used by China, but we cannot even vaguely, we cannot reject that China will never ascend to this throne, never ascend to this title of the leading power in the world, the global power। And Lee Kuan Yew, the prime minister, the ex-prime minister, the charismatic leader of Malaysia, he said very in 2004 or 5 something, he said that it is natural for China to lead the world। क्यों? क्योंकि China is a civilization of 4,000 years। They have a history of 4,000 years, and with so huge population and plethora of natural resources, and most importantly, the skill and the talent of the people, China is bound to lead the world at any given time। तो कई बार अब आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहे हैं, तो चाइना की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। हो चाहे जो भी कंट्री, हम जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हमारा जो एक व्यू पॉइंट है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा वर्स्ट से वर्स्ट विरोधी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें पॉजिटिव चीजें क्या हैं, व्हाट आर द मेजर लर्निंग्स आउट ऑफ इट। तो मैंने इस आज वाले लेक्चर में थोड़ा सा इसको कल इन्होंने, अभिषेक जी ने क्लास ग्रुप पे एक आर्टिकल भेजा था कि ब्रिटेन चाहता है, ब्रिटेन जो है वो ट्रंप के रशिया को G11 में लेने का विरोध कर रहा है। तो आई थॉट कि हमें पहले तो ये जानना होगा कि इस समय जरूरत किस चीज की है, और इस समय जरूरत किस चीज की है वो तब समझ में आएगा जब आप वो फैक्टर्स को समझेंगे, या आप ये समझेंगे कि चाइना ने, how did China create a niche for itself in the world order? How did China was able, China which was called an impoverished giant, China which people didn't think that will ever become a big player, वो China, how did it became an alternative to the Western world or the post second world war, the international order of, कैसे संभव कैसे था? And there is a famous essay written by Francis Fukuyama
who famously regarded 1991 as the end of the history. मैं जानबूझ करके इसी जगह से इस क्लास को शुरू कर रहा हूं। एक बहुत बड़े फॉरेन पॉलिसी के और इनके लेखक हैं फ्रांसिस फुकुयामा। तो 1991 में 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, सो वेस्ट went into an nostalgic frenzy, एक अपना कहते ना बिल्कुल अपने आप में ही भूल जाने वाला, खुद को भूल जाने वाला एक उत्साह था उनके लिए कि मतलब भाई हमने जो है वो मतलब इतने बड़े माइटी रशियन एम्पायर को हरा दिया। और जो एक कोल्ड वॉर था उसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि द यूएसएसआर हैज कोलैप्स्ड। सो in 1991 West thought that this is final. They were so sure of the finality of the Western dominance on the world that they famously quoted by Kishore Mehbubani, they went into the sleep. The West went to the sleep in 1991 by self-proclaimed victory over the East, and they believed that the finality of their victory was till eternity. Now, क्या भूल रहे थे ये लोग? ये भूल रहे थे कि डेंग जाओपिंग, जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर्स में पूरा बताया चाइना का क्या सीन था, कि डेंग जाओपिंग के जो मैन्युफैक्चरिंग वाले रिफॉर्म्स थे 1976 में, और डेंग जाओपिंग ने जब ये बोला कि यू वुड काइफांग दैट यू वुड ओपन अप द इकोनॉमी, तो चाइना बिल्कुल एक आइडियल पोजीशन पर बैठा था ग्लोबल वैल्यू चेन में अपने चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए, ग्लोबल वैल्यू चेन में खुद को इंटीग्रेट करने के लिए। अब होता क्या है कि 20th सेंचुरी का जो लास्ट डिकेड था वो एक बहुत बड़ा उसने एक चेंज किया दुनिया में। वो ये कि चाइना ने जो है वो धीरे धीरे जो एक इंटरनेशनल लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें धीरे धीरे चाइना की इंपॉर्टेंस लोगों को दिखने लगी। क्यों? क्योंकि चाइना बहुत बल्क प्रोडक्शन कर रहा था, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे थे, चाइना में लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, चाइनीज इकोनॉमी का फिनोमिनल राइज हो रहा था, टाइगर इकोनॉमी में पहुंच गई थी, 10% के ऊपर उसकी ग्रोथ चल रही थी। तो 1991 was characterized by many events. One was the collapse of USSR. Second was the LPG reforms in India. And third was the Western UNSC का मेंबर था वो, ड्यू टू इट्स साइज, पॉपुलेशन और सारी चीजें। तो 1991 में जो है वो एक ये चीज आती है लोगों के दिमाग में कि द वर्ल्ड इज टेकिंग अ टर्न, और ये टर्न ऐसा था कि इट वाज नॉट विजिबल टू मेनी, क्योंकि आधा वेस्ट तो खुशी मना रहा था यूएसएसआर के कोलैप्स होने की, और एक आप बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म के राइज होने की, कि लोगों का ये था कि चलो द डिबेट ऑफ कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म हैज फाइनली एंडेड. USSR, the biggest propagator of communism, the Communist Party of the USSR has collapsed, which means that the capitalism has won and the capitalism will be the model for the generations to come. अब ये सब हो गया, लेकिन इसी समय पर शायद चाइना का प्रैग्मेटिज्म बोलूं या डेंग जाओपिंग का प्रैग्मेटिज्म, कि डेंग जाओपिंग को ये समझ में आ गया था कि चाइना कैन नॉट develop without integrating itself into the world economies. और वहां पर
चाइना जो है वो धीरे 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 अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट होना चालू करता है, काइफेंग होता है और वो सारी चीजें होती हैं। ये करते करते आ जाती है 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी में जो है वो चाइना सन 2000 में डब्ल्यूटीओ में एंट्री मारता है। चाइना के डब्ल्यूटीओ में एंट्री मारने के बाद सबसे पहली नर्वसनेस आती है यूएसए के पास में। क्यों? क्योंकि यूएसए की जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी चाइना पर डिपेंडेंट होने लगी थी। क्यों? क्योंकि डेंग जाओपिंग के जो मैन्युफैक्चरिंग के रिफॉर्म्स थे उसमें चाइनीज फर्म्स ओवर कैपेसिटी पर काम करने लगी थी। उन्होंने अपनी कैपेसिटी को इतना बढ़ा लिया था और इतना ज्यादा स्केल उन्होंने अपना बढ़ा लिया था कि दे wanted more and more people to come and use their production facilities, यानी कि they wanted more and more orders। और चूंकि स्केल बहुत ज्यादा था तो कॉस्टिंग कम थी पर प्रोडक्ट, तो और लेबर सस्ता था, तो इन सब चीजों के कारण वेस्टर्न इकोनॉमीज दे वर वेरी बहुत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था चाइना उनके लिए। खैर, सो यहां पर आते आते एक नर्वसनेस स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट नर्वसनेस स्टार्ट्स क्रीपिंग इन द वेस्ट, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड यूएस वाज 2000 में जब डब्ल्यूटीओ में जाता है और यूएस ये देखता है कि यार ये बहुत बड़ा लेबर फोर्स अपना देखिए डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? फ्री एंड फेयर ट्रेड, यानी कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज सब जगह पर जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज वर्कफोर्स इतने बड़े मैग्नीट्यूड में जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में जाता है तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाती हैं यूएस में और बहुत सारी जगहों पर, तो वहां से यूएस जो है एक अच्छा नंबर एक तो ये पॉइंट था। नंबर दूसरा पॉइंट क्या था कि यूएस जो है वो एक चीज से जो है एक चीज से और परेशान था, परेशान बोले या जो भी, कि चाइना वाज स्टिल स्टॉन्चली कम्युनिस्ट, यानी कि द प्राइमेसी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वाज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन चाइना, जैसा मैंने आपको बता दिया 2-3 दिनों में। तो ये सब होने के बाद में एक चीज जो यूएस के सामने आ रही थी वो ये कि चाइना हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल लीडर। क्यों? क्योंकि वो ऐसे प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता जो किसी दूसरे इकोनॉमीज को या दूसरे कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करें या उनके यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह को बढ़ाएं। 2005 में एक स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट ये होता है यूएस के शायद फॉरेन स्टेट सेक्रेटरी का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, कि China has to be a responsible world leader. That was the statement of the United States 2005 में। अच्छा, आपको पता है कि 2002 से 2012 का जो चाइना में फेज था, जो क्या नाम था लीडर का, हु जिनताओ, ठीक है, हु जिनताओ की जो एरा थी वो चाइनीज perceived those 10 years as lost decade for China, कि कहा जाता था कि हो जिनताओ इज वेरी इनएक्टिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं ले रहे हैं, पॉलिटिकल कैपिटल उतनी नहीं है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले पाए, बहुत बोल्ड स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, तो उनका अपना एक उसके लिए वो था। अब यहां से ये तो हो गई एक बैक स्टोरी। अब यहां से आप एक चीज देखिए, देखो एक चीज समझो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन हुआ उसको हम ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, दिखा के समझाता हूं। भूल जाओ चाचा, पूरा मान गए हो क्या? भूल गए, भूल गए। अरे सम से भाई साहब परेशान है जिंदगी से हम। हिम्मत रखें, धैर्य रखें, काम सारे होंगे। चलो तब तक इसमें सर्च कर लो। मतलब लोग अटलांटिक ओशन का भी गूगल रिव्यू दे देते हैं। कितना समय है लोगों के पास भाई। खैर, क्या करना है हम लोगों को।
आप आइए यहाँ पर, ठीक है। सो थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, वो आपका अटलांटिक ओशन है। तो जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बना 1945 के बाद में, और यूनाइटेड नेशंस और सारे जो ब्रेंटन वुड्स और पूरा ये सब हुआ, तो ये जो है एक तरीके से इसको नाम दिया गया कि ये ट्रांस अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर है। अब ट्रांस अटलांटिक इसलिए क्योंकि आईएमएफ का सबसे बड़ा डोनेटर कौन था? यूएसए। बिना यूएसए के अप्रूवल के आप उसमें रिफॉर्म्स कर नहीं सकते। सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर यूएसए का। वर्ल्ड बैंक में यूएसए और इन्होंने अपनी, यूरोप ने अपनी एक वो बना के रखी थी कि भैया जो है वो हेड ऑफिस हमारा यहाँ होगा, चेयरमैन आपका होगा। यूनाइटेड नेशंस में भी सेम कहानी थी कि यूएस के द्वारा ही वो टेम किया जा रहा था। कहने का मतलब ये था कि जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे वो डब्ल्यूएचओ, चाहे वो अपना वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, डब्ल्यूटीओ हो, ये सारे के सारे जो है या तो यूएस के द्वारा, ठीक है, और या फिर यूके, फ्रांस, इटली, ये वाले जो कंट्रीज हैं इनके द्वारा चल रहे थे, यूएस, कनाडा और ये सारे लोग। तो इसलिए इसको कहा गया कि ट्रांस अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ट्रांस अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन में हुआ क्या? दो तीन चीजें थी। पहला था डिनायल ऑफ द वेस्ट अबाउट द एमिनेंट राइज ऑफ द ईस्टर्न पावर्स। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने वेस्टलेसनेस वाला लेक्चर नहीं पढ़ा था? हाँ या ना जवाब दें। नहीं, जिन्होंने वेस्टलेसनेस वाला नहीं लिया था लेक्चर, ऑल ऑफ यू मुझे बताएं तो उस हिसाब से मैं अगली लाइन बोलूंगा। सभी ने पढ़ रखा है? कोई ऐसा हो, एक बंदा भी हो तो बोले जिन्होंने वेस्टलेसनेस वाला नहीं पढ़ा था। उज्जवल जी कह रहे हैं नहीं पढ़ा था। कोई और? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप समझिए, देखिए समझिए, था क्या कि एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक तो ये फाइनल हो गया था कि वर्ल्ड विल बी लेड बाय यूएसए एंड द अलाइज समवॉट। कोल्ड वॉर के बाद में ये फाइनल हो गया था। अब इसमें भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं एक रिलक्टेंस वेस्ट के अंदर में ये थी कि दे डिडंट सी ईस्टर्न पीपल या एशियन पीपल as capable of ruling. They didn't perceive us as rulers, and they always thought that we are to be ruled and they will rule us. And this inherent practice, yeah, this inherent trait of poking into the affairs of entire world and trying to dictate the terms there, be it Middle East, be it Asia, Southeast Asia, इवन साउथ अमेरिका, कोलंबिया, ये सारी जगह। तो एक वो ट्रेड कहीं ना कहीं थी, यानी कि वो लोग थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज को, नए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन लोगों को डिसीजन मेकिंग में, इंटरनेशनल ऑर्डर में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदार नहीं बनाना चाह रहे थे। कब से बोला जा रहा है आईएमएफ में रिफॉर्म करिए, डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म करिए, डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म करिए, यूएन में रिफॉर्म करिए, जितने भी इस तरीके के पोस्ट वर्ल्ड वॉर ऑर्डर है, यूएनएससी में रिफॉर्म करिए, उनमें रिफॉर्म की बातें आदि अनादिकाल से चल रही हैं, बट दे आर फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स। तो कहने का मतलब ये है कि दे it was the western reluctance to share power with the east that might have frustrated few rising powers in the Asia. यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी हो तो बताएं। आवाज खोल दी गई है।
एकदम सब समझ में आ गया। लास्ट लाइन पे बोली समझ में ना आया हो तो बताओ। उससे पहले वाली मैं भूल गया हूँ यार, क्या बोला था भाई लास्ट टाइम, बता दो इन्हें, मैं भूल गया हूँ। वेस्ट ईस्ट के साथ पावर शेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए जो राइजिंग पार्ट है जैसे चाइना, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे। Because West was not inclined to share power with the East, that led to frustrating few of the rising Asian powers. ठीक है, उससे ये इंडिया और चाइना टाइप के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। तो एक तो कहानी आप ये समझिए कि द मिस्टेक्स दैट वेस्ट मेड, एंड उससे हुआ क्या, दो तीन चीजें हुई। पहला क्या हुआ कि लोगों का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में फेथ डोल गया। लोगों का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में फेथ जो है वो थोड़ा सा डोल गया। लोगों को ये लगा कि यार ये लोग तो अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं और हमारे लिए तो कोई कुछ सोच ही नहीं रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे। यानी कि इवन the so-called international liberal order was not liberal in its functioning. क्यों? क्योंकि it was not giving due representation to the new world, third world, developing and least developed countries. So the first mistake in the entire China story is of the West. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं द फर्स्ट मिस्टेक in the entire China story is of the West. Yes or no? ठीक है, राइट। आफ्टर दैट, अब भाई अब आप एक चीज समझो कि एक कंट्री है जो लगातार 30 साल 40 साल से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, वो अपने आप को तैयार कर रहा है, और एक ऐसा कंट्री जिसने फॉर द गुड पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कम से कम 2500-3000 सालों तक विद इंडिया, मतलब इंडिया एंड चाइना, एक ऐसा कंट्री जिसने 2500-3000 सालों तक, टू बी मोर प्रिसाइज 18th सेंचुरी तक, दुनिया के आउटपुट का करीब करीब जो है, अगर इंडिया और चाइना को मिला ले तो 50% दिया है। अकेले चाइना ने 20% 25% तक दिया है एक टाइम पर। एक ऐसा कंट्री जिसकी जो हिस्टोरिकली प्रॉस्पेरस रहा है, एक ऐसा कंट्री जो 100 साल के अंदर में ओपियम वॉर, उसके बाद में जापान का लगातार वहां पर 2 बार हमला और जापान के द्वारा चाइना को जीतना, उसके बाद वो कंट्री जो इतना प्रॉस्पेरस और रिच था, उस कंट्री में एक ह्यूमिलिएशन वाला जो एक पूरा दौर आता है, जिसमें से वो लोग कहते हैं कि चाइना में हिस्ट्री की जब बात होती है तो चाइना में बिफोर ओपियम वॉर एंड आफ्टर ओपियम वॉर के टर्म्स में बात होती है। ओपियम वॉर जब ब्रिटिशर्स ने उनके साथ लड़ा और उनको कनकर किया एक तरीके से, दैट वाज द मेजर क्या कहते हैं कि बिल्कुल एकदम ह्यूमिलिएशन था चाइना का वो। तो एक ऐसा कंट्री जिसने 100 सालों में अपना सारा ग्लोरी खो दिया हो, 2000-2500 सालों का, it is very natural that that country will try to reclaim the lost glory. Yes or no? Same as India. Same as India. All you need is a good leader. All you need, when I say good, शी जिनपिंग मेरे मौसिया नहीं लगते हैं, ठीक है ना,
When I say good, I mean a leader which wants कि उसका जो कंट्री है वो वापस से उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो था। अब भी जब हम लेक्चर को और पकाएंगे, धीरे धीरे ब्री पर पहुंचेंगे, तब आपको इसका वर्ड्स पार्ट समझ में आएगा, बट अभी हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। So now let me tell you a line. The West, which thinks itself as a natural leader of the world, और अपनी लाइन है, हो सकता है कि मैं आप दोबारा पूछे तो मैं ना बता पाऊं, तो ये ध्यान रखिए, अभी अभी दिमाग में आई है तो मैं भूल जाऊं, वरना भूल जाऊंगा। आवाज कट रही है, कितने लोग हैं जिनको लग रहा है आवाज कट रही है? The West, which naturally perceived itself as the global leader, the domination of the West was a mere aberration. The domination of the West was a mere aberration of 100, 200 years, while the Asian giants, which were perceived as subjects, or which was perceived as to be ruled, their slavery was mere aberration. अरे यार, बीच में बोलने की तुम लोगों की आदत नहीं जाएगी। किसी ने लिखी है क्या लाइन? हाँ, the eastern giants, where slavery of 100 years, 200 years was a mere aberration, but for the long part of history they have been natural leaders in all walks of life. So we need to turn this debate on its head, that the West today thinks that just because of 100 and 200 years of domination, they are the natural leaders. No, you are not. You are nowhere in the picture. फिर वो फोटो दिखानी पड़ेगी मुझे। किसी के पास वो फोटो है? वो अपना ग्राफ ग्रुप पे भेजा था शायद, एक बार देखना जरा। अरे वो समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जनता, वो भेजो जरा मुझे ग्रुप पे। यार दिख तो नहीं रहा, ऐसे होना तो चाहिए था। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। आजा बेटा, तो हुआ। नए लोग परेशान ना हो कि ये डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचेगा, पढ़ाया जाएगा आपको। फिलहाल आप इसे देखिए। ये ग्राफ दिख रहा है सभी को? जिन लोगों ने आज से पहले ग्राफ नहीं देखा है, वो जरा एक बार ग्राफ को देखें अच्छे से।
सो दीज आर द कंट्रीज, और ये ईयर वाइज उनका एंटायर वर्ल्ड जीडीपी में शेयर है। सो अगर आप फर्स्ट एडी पर अगर आप देखें तो यू वुड सी नियरली 40% शेयर ऑफ इंडिया, nearly 40% share of India and nearly 30% share of China। हाँ, और ये देखिए ये 1800 तक जो है वो यहां पर रहता है, ठीक है ना। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो मुगल एम्पायर के प्रॉस्पेरिटी वाली बात आती है कि मुगल्स गॉट एन इनहेरेंटली रिच नेशन, ठीक है ना। और उसके बाद जो एक ब्रिटिश इन्फ्लुएंस वाली बात आती है, तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद आप देखिए किस तरीके से मामला श्रिंक होता जा रहा है। लेकिन खेल कहाँ है? खेल है यहाँ के बाद। इसी को मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। और अभी जिस पर हम आएंगे, ये देखिए दोबारा चाइना इज रिक्लेमिंग, इंडिया स्लोली ही सही बट रिक्लेमिंग, राइट। और अगर आप ध्यान दें तो यूएसए श्रिंकिंग, फ्रांस सिंकिंग, यूके सिंकिंग, ठीक है ना। यानी कि जो है वो ये सारे लोग जो है अब नीचे जा रहे हैं और एशियन जो जायंट्स हैं वो ऊपर आ रहे हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशंस पीसफुल थे। मामल्लपुरम वाली स्टोरी आपको पता ही है कि जब चाइना के उसने यहाँ पर अपना एम्बेसडर भेजा था, रिलेटिवली पीसफुल टाइम था लोगों के लिए, ठीक है। एक जोग्राफिकली नेचुरल बॉर्डर था, दोनों लोग उसके इधर उधर काम कर रहे थे। कितने लोगों को ये समझ में आया? नंबर 1। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था उन सभी को आ गया। आप जो लोग पढ़ चुके हैं उनकी तो बात अलग है, उन लोग तो हाँ बोल रहे, ठीक है। चलिए, सो क्या बता रहा था मैं आपको, कौन हो सकता है? खैर, कहां पर बात छोड़ी थी लास्ट, मतलब क्या बात हो रही थी इससे पहले? चार्ट दिखाने से पहले क्या बात हो रही थी? अच्छा हाँ ठीक है, वो ईस्ट और वेस्ट का मैं बता रहा था। तो आप ये चीज समझिए, हाँ हाँ हाँ, तो आप ये चीज समझिए कि कौन, बताइए कि हिस्टोरिकली जो है दीज टू जायंट्स इंडिया एंड चाइना, दे हैव बीन द लीडर्स, राइट। एंड वेस्ट तो कहीं था ही नहीं। आप 1700 में आपका देश बना है, आप कानून सिखा रहे हैं हमको, हैं? अपने यहाँ के पछड़े यार संभाले नहीं जाते दुनिया भर को, आप कानून सिखाते फिरते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि now the time has come to put seed this thought in people's mind कि भाई जो है अब जो भी वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें एशियन पावर्स की जो वो होगी वो ज्यादा होगी। इसीलिए आई रिगार्ड डोनाल्ड ट्रंप इज बेटर देन एनीवन एल्स, because while in the times of Obama and others they were reluctant to let India into any big platform, ट्रंपवा का बोली है गुप्ता जी हमारे, गुप्ता जी ने कहा भैया G7 को G11 करेंगे, इंडिया का मोस्ट वेलकम, ठीक है। और इंडिया के साथ साथ में रशिया का भी मोस्ट वेलकम। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म माइनस चाइना जहां पर जो है वो दुनिया की मेजर इकोनॉमीज हो और चाइना ना हो। तो आपको ये सारी चीजें तो पहले समझनी होगी। वापस आते हैं भाई, चलिए अब हम लोग समझते हैं, हमारी आज की कहानी शुरू हो रही है। अरे यार एक तो इतना दर्द भरा है ना जिंदगी में, कसम से। क्या हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने ढोकलाम तक कर लिया था, यहां से अपन शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है।
2012 में जो है वो चाइना का आलम क्या था? 2012 में चाइना एक लो कॉस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में फंसा हुआ था और वो अपने आप को एक डोमेस्टिक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि चाइना के लिए ये चीज क्लियरली एविडेंट थी कि अगर 2008 जैसी कोई क्राइसिस दोबारा आती है तो हम डिमांड लाएंगे कहां से? अगर 2008 जैसी कोई क्राइसिस आती है तो हम डिमांड दोबारा लाएंगे कहां से, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन होंगे तो। ठीक है, एक चीज और जो मैंने कल आपको बताई थी वो क्या, कि एक चैलेंज जो चाइना के सामने था वो ये था कि भैया जो आपके ये रीजंस हैं, जो ये आपके रीजंस हैं, जिनजियांग जैसे या आपके तिब्बत जैसे, जहां पर जो है वो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, जो इम्पावरिज्ड हैं, जहाँ की टेरेन डिफिकल्ट है, वहां पर आप डेवलपमेंट ला नहीं पा रहे हैं। तो चाइना को एक ये था कि वी हैव टू मूव वेस्ट, बिकॉज इफ वी मूव वेस्ट देन ओनली वी कैन डेवलप दिस रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट ना होने की वजह से एक जो बहुत बड़ा था वो क्या था, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक तीनों तरीके का अनरेस्ट यहाँ पर था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको कल भी बताई। ठीक है, चलिए। तो एक तो ये था कि चाइना को एक ये समझना था कि भाई हम अपने जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको कैसे टैकल करें, हमारा जो रीजन्स अलग अलग हैं उनको कैसे टैकल करें। Another challenge was managing social and economic disparity between coastal areas and rural hinterlands. I have already told you this, right? From the century of humiliation to the road of rejuvenation. From the century of humiliation to the road of rejuvenation. ये चाइना की, आप समझ लीजिए कि एक लाइन जो चाइना के सारे एम्बिशंस को दिखाती है। इसकी एक और कहानी है, बहुत बड़ी कहानी ये है कि चाइना जो है, चाइना का जो नेशनल म्यूजियम है, वहां पर एक ही वॉल पर दो पिक्चर्स लगी हुई हैं। एक पिक्चर है आपकी ये चाइनीज ह्यूमिलिएशन की, और दूसरी पिक्चर है जो है वो रिजुविनेशन की। और दैट सिंबलाइजेस द एंटायर चाइना स्टोरी एंड दैट सिंबलाइजेस द एंटायर स्ट्रेटजी ऑफ आपके जो भाई साहब हैं शी जिनपिंग। क्यों? क्योंकि एक चीज समझिए कि चाइना का ये जो मूव है टू डोमिनेट द वर्ल्ड और ये सारी चीजें, ये कहीं ना कहीं चाइना के पास्ट से ड्रिवन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, कर सकते हैं। British Japanese intrusion to victory of CCP and return to return to क्या? अरे यार, ये प्रिजन नहीं है, प्रॉस्पेरस चाइनीज नेशन है, थोड़ा इधर उधर हो गया। ठीक है, खैर। तो ह्यूमिलिएशन मतलब मैंने बताया कि ब्रिटेन और चाइना का जो, ब्रिटेन और जापान का जो हमला हुआ था। और रिजुविनेशन मतलब जो सीसीपी की विक्ट्री थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विक्ट्री थी, दे पोर्ट्रे इट एज रिजुविनेशन। अब आप समझिए, अब यहां से
मामला शुरू होता है। ये तो बैकग्राउंड था। चाइना ड्रीम क्या है? What is China dream stated by Xi Jinping? China dream is making China fully developed nation by 2049। कुछ गलत नहीं है। चाइना ड्रीम है मेकिंग चाइना फुली डेवलप्ड नेशन बाय 2049। 2049 क्यों? क्योंकि 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि जिसे हम चाइना कहते हैं, 1949 में उसका गठन हुआ था। तो उसके जब 100 साल पूरे होंगे, इनका कहना यह है कि तब जो है हम एक फुली डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। बनिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। हर कंट्री ये चाहे, इसके लिए कोशिश करे तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, दुनिया में पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन आगे देखेंगे क्या गलती कर रही है। फिर अब ये मतलब मुझे नहीं पता डालना चाहिए था नहीं डालना चाहिए था, बट मैंने डाल दिया। एक डॉक्यूमेंट 9 करके एक वो है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट 9 जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मीटिंग का एक लीक्ड मेमो है, जिसमें शी जिनपिंग ने ये बोला था कि वी हैव टू इरेडिकेट 7 सबवर्सिव करंट्स इन चाइनीज सोसाइटी। Eradication of 7 subversive currents in Chinese society, including ideas such as Western constitutional democracy। यानी कि Western constitutional democracy is bad according to China। दूसरी चीज, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स वैल्यूज, आप देख ही रहे हैं वही लोगों पर जिस तरह का वो है, ठीक है। मीडिया इंडिपेंडेंस एंड सिविक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें सप्रेस करनी होंगी। ये हम यूज कर सकते हैं आंसर में। आप इसको ये लिखिए कि China is structurally different in the political setup as it perceives these as a threat to the stability of power। आप ये लिखिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट 9 और ये मत लिखे, वरना उसको लगेगा कि ये CIA के लिए काम करता है क्या। खैर, यहां तक सब ठीक है अभी तक, एवरीथिंग फाइन, राइट। अब आप एक चीज समझिए कि डॉक्यूमेंट 9 कह रहा है। डॉक्यूमेंट 9 ये कह रहा है कि भैया वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए जो फीलिंग है उसको दबाइए, सप्रेस करिए। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात नहीं होनी चाहिए। मीडिया इंडिपेंडेंस कचरे वाली बात है। सिविक पार्टिसिपेशन, अरे सवाल ही नहीं। ये चीजें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए डिटरेंस है, मतलब उनके लिए एक खतरा है, ऐसा शी जिनपिंग का मानना है। एंड still you see many China fans these days, right? और जो शायद भारत के लिए डेमोक्रेसी के पन्ने झाड़ दें। ठीक है, चलिए। अब मॉडल नहीं, ऐसा नहीं आएगा, मतलब थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग है। इफ यू आर राइटिंग फॉरेन पॉलिसी का आंसर इन IR यू कैन राइट, ठीक है, बट ठीक है, मतलब लेट्स बी पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है। आगे, a model that does not rely on Western liberalism yet it can deliver wealth। यानी कि ये सब बातें बोलने के बाद शी जिनपिंग का कहना क्या था, शी जिनपिंग का मतलब क्या था। शी जिनपिंग का मतलब ये था कि वी डू नॉट नीड वेस्टर्न मॉडल टू जनरेट वेल्थ, वी हैव आवर ओन मॉडल। तो हमें दुनिया भरे के लिबरलिज्म की जरूरत ना है, ना 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 ना, हम काम चला लेंगे ऐसे ही। वही लाइन याद करिए, द अथॉरिटेरियन स्टेट कैपिटलिज्म, वो लाइन है ये। तो
a model that does not rely on Western liberalism, yet it can deliver well. Right? The USA-China angle. यहां से और आप समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे उन्होंने खेल बढ़ाया. शी जिनपिंग वाज इन द स्टेट्स. तो 2012 या 13 की बात है जब नए नए ये बने थे प्रीमियर. तब वहां इन्होंने एक बात बोली कि चाइना और यूएसए को अगर इंगेज होना है तो वी नीड a न्यू टाइप ऑफ ग्रेट पावर रिलेशनशिप्स. वी नीड न्यू टाइप ऑफ ग्रेट पावर रिलेशनशिप्स. यानी कि by 2012 Xi Jinping was already perceiving China as a great power, and he was declaring this in the United States. This was a significant shift from the Deng Xiaoping era, जहां पर मतलब ये था कि चाइना अपना काम करता रहेगा, वो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होगा, बहुत ब्रैग नहीं करेगा, बोस्ट नहीं करेगा, वो अपना धीरे धीरे चलता रहेगा. लेकिन शी जिनपिंग ने जब ये बोला कि न्यू टाइप ऑफ ग्रेट पावर रिलेशनशिप्स, इट शोड द वर्ल्ड हाउ चाइना परसीव्ड इटसेल्फ इन द वर्ल्ड अफेयर्स. एंड देन a line which is my favorite line, which is true for us also. China does not see itself as a rising but a returning power, period. China does not see itself as a rising but a returning. ये दिखाने के बाद समझ में आ गया होगा मामला, हाँ या ना. ऐसे नहीं, ना 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 ना, बोलना पड़ेगा सबको. ऐसे मजा नहीं आता मुझे ना. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाइना डज नॉट परसीव इटसेल्फ, सी इटसेल्फ एज अ राइजिंग बट अ रिटर्निंग पावर. साहब कोई सवाल हो, कोई सवाल हो, चाइना आंख बंद करके फेंक फेंक के मारना जगह जगह, एकदम समझ रहे हैं. एक नंबर अकेले लाइन दिलवा सकती है आपको. ठीक है, फिर century of humiliation was merely a historical aberration, and its rise today as great power is a return to the old normal, जो मैंने आपको समझाया अभी अभी. चलिए, तो a model that does not rely on sorry हाँ, century of humiliation was merely a historical aberration, and its rise today as great power is a return to the old normal. Yes, right? Then she responded
पाइवट एशिया। पाइवट एशिया सबको याद है, कल बताया था। पाइवट एशिया सभी को याद है, कल बताया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि यूएसए जो है वो हाँ, पाइवट एशिया लाया, और पाइवट एशिया लाने के बाद में ओबामा जो है वो कैनबरा में स्पीच दे रहे थे, और वहां पर उन्होंने जो है वो चाइना पे निशाना साधते हुए बोला कि ये जो इस तरह के कंट्रीज हैं जो सिंगल पार्टी या इस रूल से चलते हैं, तो ये फेल हो चुके हैं या ये आगे फेल होंगे, क्योंकि ये विल ऑफ द पीपल को एक्नॉलेज नहीं करते। जब ये बात बोल दी तो ये बात चाइना को बहुत ज्यादा ऑफेंसिव लगी, और चाइना को ये बात समझ में भी आ रही थी कि यूएसए विल नॉट यील्ड, या यूएसए विल नॉट गिव स्पेस टू द चाइना फॉर ड्यू स्पेस ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अब बात क्या है कि अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छी चीज है जो मैं आगे भी बताऊंगा, अच्छी मतलब एक अच्छा एग्जांपल है कि आईएमएफ ने चाइना के कहने पर अपना जो शेयर और वोटिंग शेयर जो है वो चाइना की इकोनॉमिक माइट को जो है वो एकोमोडेट करने के लिए और उसका रिफ्लेक्टिव बनाने के लिए आईएमएफ ने अपना वोटिंग शेयर चेंज करने का सोचा था, लेकिन मैंने आपको बताया यूएसए ने अप्रूव नहीं करा। ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था, उसको पता था कि यूएसए जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ ग्लोबल पावर, एज अ लीडिंग पावर। तो ऐसे समय पर जो है वो चाइना ने एशिया पिवट को टैकल करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए उसने क्या किया, उसने ये बोला कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के इस रीजन में इन्फ्लुएंस को स्ट्रेटेजिकली अंडरमाइन करेंगे। हम यूनाइटेड नेशंस के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में स्ट्रेटेजिकली अंडरमाइन करेंगे। कैसे करा अंडरमाइन? जब चाइना ने साउथ चाइना सी में, जहां पर यूएसए के बहुत सारे अलाइज हैं, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, आपका ये वियतनाम है, तो मलेशिया, एक टाइम पर सिंगापुर, ये जो बहुत यूएसए के बहुत क्लोज समझे जाते रहे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भाई ये चीज समझिए कि यूएसए का एक जो इन्फ्लुएंस था साउथ चाइना सी में, जब मैं कहता हूं साउथ चाइना सी तो आपको ये समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं इस जगह की, इस जगह की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो आपका फिलीपींस है और सारे नेशंस हैं जो बहुत एक अच्छे रिश्ते यूएसए से एंजॉय करते हैं, और जो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स के अलाइज हैं। तो यहाँ पर चाइना ने हॉस्टिलिटी बढ़ानी चालू कर दी। यहाँ पर चाइना ने जो है वो अपने जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड करना हो, अपनी आर्मी नेवी को यहाँ पर भेजना हो, वो सारा कार्यक्रम यहाँ करना चालू कर दिया, और ऐसा कर दिया कि फिलीपींस को यूएसए से समर्थन मांगना पड़ा कि भैया आप अपनी नेवी की प्रेजेंस यहाँ बढ़ाइए, वरना ये तो हमारे टेरिटरीज को इंक्रोच कर रहे हैं। जब ये हो गया, और उसके बाद में थोड़े दिन बाद जब फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे वो ट्रेड टॉक्स के लिए बीजिंग जाना चाहते थे, चीन जाना चाहते थे, तो चीन ने मना कर दिया। So that was a humiliation of China, राइट? तो वो चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। खैर आगे,
she responded to Asia pivot by strategically undermining the US influence in neighboring Southeast Asia by rubbing American allies in region wrong way and being hostile. मतलब this was a method to create some panic in the countries of Southeast Asia. ठीक है, ठीक है, चलिए. She's vision to see China emerge as maritime power. ये सबसे बड़ी ट्रेट है, सबसे रिमार्केबल ट्रेट है और एक ऐसी ट्रेट है जिसने शायद चाइना के एम्बिशन को दुनिया के सामने रखा, जिसने ये दुनिया के सामने रखा कि शायद चाइना अब जो करने जा रहा है उससे जो पोस्ट वर्ल्ड ऑर्डर है, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिसरप्ट होगा. क्यों? क्योंकि जब शी जिनपिंग ने ये कहा कि हम जो है वो चाइना को एक मैरिटाइम पावर के तौर पर देखना चाहते हैं और चाइना को एक बहुत बड़े मैरिटाइम पावर के तौर पर देखना चाहते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक थॉट था. वो क्या था? ये है मलक्का स्ट्रेट. सभी को दिख रही है? राइट. इसको चाइना में कहते हैं मलक्का डायलेमा. मलक्का डायलेमा ये है कि दिस मलक्का स्ट्रेट is the only route China has towards its oil supplies जो मिडिल ईस्ट से आती हैं, towards its trade जो भी होता है, ठीक है ना. अगर कभी किसी हॉस्टाइल वॉर में, किसी इंटरनेशनल सिनेरियो में ये मलक्का स्ट्रेट जो है वो अगर कट गई तो गड़बड़ हो जाए. ठीक है ना. तो वो चीज आप ध्यान रखिए. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो मलक्का स्ट्रेट है इसको इन्होंने ये इस एरिया को ये बोलना चालू किया कि ये हमारे कोर इंटरेस्ट का एरिया है, ये हमारे कोर इंटरेस्ट का एरिया है. और इवन यहां तक कि चाइना में ये तक पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट से बोला जाता है कि साउथ चाइना सी इज चाइनाज सी. साउथ चाइना सी इज चाइना सी. यहां तक कि लोगों ने ये तक कह दिया कि इसका नाम बदलो वरना चाइना इसको अपना सोचता जा रहा है. ठीक है ना. तो साउथ चाइना सी का नाम आप कुछ और रखिए, क्योंकि साउथ चाइना सी चाइना ये बोलने लगता है कि ये तो भाई हमारे कोर एरियाज में है और हमारा रीजन है यहाँ पर. तो चाइना ने एक तो ये काम करा, साउथ चाइना सी में अपना दादागिरी बढ़ाने लगी. ठीक है, हाँ ठीक है. और उसके अलावा एक काम चाइना ने और करा. वो क्या? यूनाइटेड स्टेट्स की रेपिटेटिव वार्निंग्स, यूनाइटेड स्टेट्स की रेपिटेटिव वार्निंग्स फॉर फ्री एंड फेयर नेविगेशन, उसको जो है वो चाइना ने लगातार आप बोले वायलेट करा या उस पर कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया. यानी कि a blatant disregard for the western led international order and rules. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं कि जब चाइना ने ये कहा कि भैया हम यहाँ पर, जो यूएसए कहता रहता है कि यहाँ ये सभी लोगों का रीजन है और यहाँ पर फ्री नेविगेशन होना चाहिए, दुनिया होना चाहिए, चाइना का कहना है भैया ये फ्री नेविगेशन वाली जो थ्योरी है आपको, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी जगह है और यहाँ हम जो मना है वो करेंगे.
हम अपनी नेवी रखेंगे, यहाँ हम आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाएंगे, और कई कई बार वहां पर बहुत सारे व्हीकल्स को वो जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं दूसरी आर्मीज के या कोई दूसरे ट्रेड व्हीकल्स होते हैं उनको भी वहां पर वो रोक लेता है, हैरेस करता है। यानी कि इस रीजन को चाइना लगातार फोर्टिफाई करता जा रहा है, अपनी डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है, जबकि यूएस वगैरह क्या चाहते हैं कि ये सभी के लिए खुला हो, कोई भी दादागिरी ना दिखाए। हाँ या ना? राइट। हाँ ये सही पढ़ा है तुमने सुयोधन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये बात, ठीक है। खैर, तो पहली चीज जो आपको समझनी होगी वो आपको ये समझनी होगी, इसमें कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई अब ये है, Xi's vision to see China emerge as maritime power. The South China Sea was part of China's core interests, while dismissing the United States' freedom of navigation operation in South China Sea. ठीक है, viewed Indian Ocean as open space for all actors. चाइना का कहना क्या है कि इंडियन ओशन जो है वो एक ओपन स्पेस है सभी के लिए, ये बोल करके वो कॉन्फ्लिक्ट को और एंट्रेंच कर रहा है। ठीक है, Xi's vision to see China emerge as maritime power, ये मैंने आपको बता दिया, viewed Indian Ocean as open space for all actors। ठीक है, और इसके बाद की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, Chinese Navy will actively maintain the peace and stability of the Indian Ocean. Chinese Navy will actively maintain the peace and stability। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी वाली पीस ना स्टेबिलिटी, हम कर लेंगे, हम ठीक है भैया धन्यवाद, है ना, हम कर लेंगे काम सब, ठीक है ना, एग्जैक्टली यही थ्योरी है। ठीक है, तो this is where the problem with China starts. When it comes to you, आप प्रिंसिपल्स की बात नहीं मानते हैं, आप कहते हैं नहीं हमारा नेशनल इंटरेस्ट। When it comes to others, आप प्रिंसिपल्स की बात करने लगते हैं। और सबसे लाफेबल पार्ट होगा अभी जब ये कहेंगे कि डेमोक्रेटाइज करना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, अभी आगे आ रहा है, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। और कौन आपको सीरियसली लेगा? आप एक तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ चलती ही नहीं है और ये है वो है फलाना है ठिकाना है, और वहां पर आप कहते हैं कि डेमोक्रेटाइज करिए। ठीक है ना, खैर, चाइनीज नेवी विल एक्टिवली क्या है, मेंटेन द पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है, और उसके बाद व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स लेबल्ड इंडिया as linchpin for America's new defense strategy for rebalancing towards the Asia Pacific, Chinese apprehensions grew of possible US-India partnership। जब पिवट एशिया में उन्होंने कहा कि हम चाइना इंडिया को जो है वो यहाँ इस रीजन में बड़ा प्लेयर मानते हैं एशिया में टैकल करने के लिए, तो एक बहुत ही बड़ा चाइनीज स्टैब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक आप शॉक बोल ले, एक वो बोल ले, क्योंकि एक चीज समझिए, चाइना ने इंडिया को कभी भी ग्रेट पावर बड़ी पावर माना ही नहीं है। चाइना हमेशा से इंडिया को एक माइनर एरेंट मानता रहा है जो यूएस और इन सब के द्वारा यहाँ पर एशिया में उनके काम कराने के लिए या उनकी स्कीम्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए रखा जाए। चाइना ने इंडिया को कभी एशिया में चाइना के ऑल्टरनेट के तौर पर परसीव ही नहीं किया था। इवन चाइना यूज्ड टू मतलब बहुत ही
एक बहुत डिसरिगार्ड थी चाइना की उन लोगों के लिए जो इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल को, इंडिया का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है अपना डेमोक्रेसी ड्रिवन, उसको, या इंडिया का जो डेवलपिंग एड का मॉडल है दूसरे कंट्रीज को, जो उसको उसकी बात करते थे, चाइना बहुत ही ज्यादा उनको डिसरिगार्ड करता था। चाइना कहता था कि इंडिया की डेमोक्रेसी, इसमें शायद मैंने लाइन भी डाली है, नेक्स्ट पेज में होगी। China never considered India as a major power. They were also quite contemptuous of those who believed that India provided an alternative development model. Indian democracy was called tribal and institutions and outer parts. यानी कि जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट चाइना ने दिया था वो ये दिया था कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बस देखने में ही डेमोक्रेटिक हैं, इन इंस्टीट्यूशंस ने लोगों के वेलफेयर में कोई रोल नहीं निभाया है। India has achieved nothing in terms of welfare of the people. That was China's perception of India. ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर ठीक है, तो क्या है भाई? अच्छा हाँ लिपिका बताओ। क्या बोलते हैं, ये जो चाइना का परसेप्शन है इंडिया के बारे में, ये डेन जाओपिंग के पीरियड से, मतलब डेन जाओपिंग के पीरियड में भी था। भाई देखिए, चाइना ने चाहे माओ का पीरियड हो, चाहे डेंग जाओपिंग का पीरियड हो, चाहे शी जिनपिंग का पीरियड हो, चाइना ने हमेशा इंडिया के बारे में यही ख्यालात रखे हैं। वो तो अब चीजें बदल रही हैं क्योंकि अब इतना ज्यादा ट्रेड वो हो गया है, ट्रेड वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है। हाँ बताओ देवेश। देवेश अरे डाउट पूछो भैया, मैं तो बैठा हुआ हूँ। बताओ कशिश। सर आपने बताया था कि जैसे जब फॉर्मेशन हुआ था रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था उसको ज़्यादा मतलब रिकग्नाइजेशन मिलता था जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थी सब जगह, तो वहां पर इंडिया ने सपोर्ट किया था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को। हाँ तो मतलब उस टाइम पे इसका मतलब कि इंडिया का रिकग्नाइजेशन था ऑलरेडी उन ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके बाद भी मतलब चाइना का टेक यही रहा इंडिया के लिए। हाँ, क्योंकि चाइना, देखो, कम्युनिज्म को अडॉप्ट करने के बाद में चाइना का माइंडसेट हमेशा से ओवरटली एक्सपेंशनिस्ट रहा है, ठीक है ना। और दे नेवर कंसिडर्ड एनीथिंग, मतलब छोटे हम लोगों को तो उन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज, खैर चलिए अब आते हैं आगे।
हु जिनताओ एक ऐसा जो बंदा जो उस मैकेनिज्म डेंग जाओपिंग की बनाई हुई मैकेनिज्म के अंडर में हुआ था, ठीक है। खैर, शी अब यहां से चीजें बढ़ेंगी। अब आप टॉपिक समझिए, अब टॉपिक पलटी ले रहा है। अब टॉपिक ये है कि कैसे हम अपने आप को इंटरनेशनली रेलेवेंट ग्लोबल पावर बनाते हैं। सी द चाइनीज एग्जांपल, हाउ केयरफुली दे हैव crafted their own place at the international forums। सबसे पहला ये यूज करते हैं ब्रिक्स का, और ये बहुत पुरानी चीज नहीं है, सब पिछले 12 सालों में हुआ है, 2008 से शुरुआत हुई है। सबसे पहले ये यूज करते हैं ब्रिक्स को। ब्रिक्स जिसको 2008 तक सिर्फ टॉकिंग शॉप बोला जाता था कि यहाँ पर जो है वो बातचीत खाली होती है। वो ब्रिक्स 2008 की जो जीएफसी थी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उस जीएफसी के बाद में ब्रिक्स सडनली रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज ना तो बहुत ज्यादा जीएफसी से हिट हुए थे, और जो हिट भी हुए थे सो दे वर रिकवरिंग वेरी फास्ट। यानी कि दुनिया में एक सेंटिमेंट था कि जो अभी तक का इकोनॉमिक मॉडल है वेस्टर्न ब्लॉक के द्वारा लेड, वो बहुत फ्रेजाइल है, और इन लोगों ने जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं इन्होंने एक रेजिलियंस दिखाई है, यानी कि दे कैन बी द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। दो 2008 में जब जीएफसी होती है उसके बाद में ये जो ब्रिक्स के जो लोग होते हैं बार बार मिलते हैं, और ये लोग जो है वो G20 की जो नेक्स्ट मीट होने वाली होती है उसमें अपने आप को कैसे इफेक्टिव बनाए और अपनी बात कैसे मनवाएं उसका एजेंडा सेट करते हैं। तो 2009 की जो G20 की मीटिंग होती है वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट थी, इसलिए क्योंकि ये वर्चुअली इररिलेवेंट प्लेयर्स अब चीजें शेप कर रहे थे, and this was the rise of multipolarity officially। ये भी नहीं, एक्चुअल राइज कब होता है अभी आगे देखेंगे। खैर, ब्रिक्स गेन्ड मोमेंटम पोस्ट 2008 क्राइसिस। कितने लोग ब्रिक्स नहीं समझते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज का एक ब्लॉक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, 5 बड़े डेवलपिंग कंट्रीज का एक ब्लॉक है, ठीक है। खैर, तो BRICS gained momentum post 2008 crisis and gave a rise to multipolar concept, and at this time China relied on BRICS to tackle USA। हाँ, दो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स एप्रीहेंसिव ऑलरेडी था चाइना को लेकर के, और चाइना को ये लग रहा था कि शायद 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस को हम अपना यूएसपी बना सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ फ्रेजाइल द वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल ऑर्डर इज, एंड वी कैन यूज दिस क्राइसिस टू create an alternative international order which would be sponsored and crafted by China, and then this multilateral order that China will help to create, that China will present as an alternative to the Western international order, that
will be an example of growing Chinese influence on the world, and that can also be a useful forum for third world countries where China was seeking the market access, है ना। तो एक ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत दूर आप सोच समझ रहे हैं बंदे की, इसे कहते हैं देश और देश बनाना और इतनी आगे की सोच रखना कि बंदा ने कितनी केयरफुल प्लानिंग करी है। अभी देखेंगे कि पहले ब्रिक्स, फिर नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, फिर उसके बाद AIIB और तब उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो जो कल्मिनेशन था चाइना के राइज का, जहां चाइना का राइज दुनिया के सामने एविडेंट होना था, चाइना अपने आप को दिखाने वाला था, पत्ते नहीं खोले भाई साहब, पत्ते नहीं खोले चाइना ने। ब्री एकदम लास्ट में बताता है, जब बिल्कुल अनाउंस कर देते हैं शी जिनपिंग, लेकिन क्या मंतव्य है, क्या करना चाहते हैं, कभी नहीं, क्लियरिटी नहीं रखते। ये आज भी ये चाइना की ट्रेट है। आप जाइए देख लीजिए ब्री की डिटेल क्या है, कहीं कुछ नहीं, डिटेल नहीं है ब्री की कोई, खाली है कि ये ब्री बनेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, फलाना आएगी, ठिकाना आएगी, कैसे बनेगा, चाइना जो पैसा दे रहा है उसके बदले में क्या लेगा, किसका फायदा घाटा होगा, ब्री वाली लैंडिंग बिना ब्री वाली लैंडिंग से कैसे अलग होगी, कोई ना, हमें नहीं मालूम। समझने का बोल लो। This is the power of dictatorial countries. They are very opaque. They are very secretive, and at times it helps them for good. Yeah. तो सबसे पहले ब्रिक्स का यूज करते हैं, और ब्रिक्स को जो है वो यूएसए के प्रेशर को टैकल करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे? जो यूएसए 2008 के पहले तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड एंजॉय कर रहा था और एक हेगेमनी एंजॉय कर रहा था, 2008 की जीएफसी के बाद में यूएसए की वो पोजीशन चैलेंज होना नेचुरल थी। लेकिन अगर आप चैलेंज वेगली करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इफ यू गिव अ ऑल्टरनेट टू दैट, so you can really endanger that position. तो शायद 2008 के बाद से जो वेस्टलेसनेस का दौर शुरू हुआ है, उसमें वेस्ट की अपनी मिस्टेक्स हैं, वो तो मैंने बता दी, लेकिन उसमें चाइना का बहुत केयरफुल क्राफ्टिंग का काम है। तो पहले क्या करते हैं, ये ब्रिक्स पर फोकस करते हैं, ब्रिक्स वाले लोगों को अपने साथ में लेते हैं और G20 फोरम में ब्रिक्स की बात उठाते हैं। ब्रिक्स की बात जब मैं कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं एक उस ग्रुप की बात उठाते हैं जो डेवलपिंग है, एक इमर्जिंग इकोनॉमीज के ब्लॉक की बातें उठाते हैं। तो ऑलरेडी शेकिंग वेस्टर्न ऑर्डर के सामने एक और चैलेंज आ जाता है कि हाँ भाई, यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एनफ, आप तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज को। और आप देखिएगा कैसे बिल्कुल पैरेलली काम चलता है। They do not quit from the Western institutions. ऐसा नहीं है चाइना WTO से और इन सबसे बाहर निकल गया, नहीं, वहां भी वो फंडिंग करता रहा, लेकिन उसने अपने पैरेलल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाने चालू कर दिए, जिसमें से लोगों को वो ये दिखाने लगा कि देयर इज लाइफ आउटसाइड द वेस्ट, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, आप इनके बिना भी जी सकते हैं। और
वो एक पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने लगा। अभी इस पर और आगे बात करें। क्या शी ने क्या बोला? नीड टू डेमोक्रेटाइज ग्लोबल गवर्नेंस। अब यही बात मैं कह रहा था जो मजाक बना लेंगे लोग। आप कह रहे हैं डेमोक्रेटाइज करिए, कैसे? अरे मतलब अच्छा नहीं लगता ना सुनने में, है? मतलब वही वैसा ही चीज है कि कोई कांग्रेसी कहते कि वंशवाद सर बुरा होता है? या भक्ति जैसे कहते हैं भक्त बुरे होते हैं। आपसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है भाई साहब? खैर, तो ये उस तरह की व्यवस्था है। एनडीबी एंड एरा ऑफ मल्टीपोलैरिटी, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एरा ऑफ मल्टीपोलैरिटी। अब ये एक नई व्यवस्था है सभी के लिए। किसी ने इसको शायद इस एंगल से ना देखा हो। एनडीबी जो है वो क्या कर रहा था? एनडीबी जो है वो उसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इन लोगों ने दिया था, वो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि एनडीबी जो है वो एशियन इकोनॉमीज की और डेवलपिंग इकोनॉमीज की इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करेगा। डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा अभी, क्योंकि मैंने इसको आज फोन पे बनाया था तो लैपटॉप वाले फॉर्मेट में पता नहीं क्यों आ नहीं रहा, तो मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ। ठीक है, ग्रुप में भेज दिया मैंने। तो एनडीबी जो है वो नहीं, एनडीबी जो बना है वो ब्रिक्स के अंडर में बना है। एनडीबी जो बना है वो ब्रिक्स के अंडर में बना है, ठीक है। और एनडीबी का जो ये सोचा गया था वो ये कि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज को फंड करेगा। तो नंबर एक, हाँ, आप एक चीज समझिए कि वेस्टर्न जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कौन करता है? वर्ल्ड बैंक और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो जिसका मनीला हेडक्वार्टर है और उसमें उसको जापान और यूएसए डोमिनेट करते हैं, और वर्ल्ड बैंक विच इज डोमिनेटेड बाय यूएसए। अभी तो मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा, आपके फाख्ते उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आप लोगों के। हाँ है, डालिए नहीं डालिए, डालिए नहीं डालिए, डालिए डालिए डालिए, ठीक है। तो खैर, तो ये जो है वो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं। अब ये लोग जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज की नीड पूरी नहीं कर पा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो कहीं ना कहीं एक वो सेंटिमेंट था उनमें कि भाई हमें पैसा चाहिए, तो इनने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पीछे भी चाइना आर्किटेक्ट था, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा जो है वो चाइना ही दे रहा था, ठीक है। और इसमें एक न्यू क्रेडिट, अरे यूएस ने बनाया है अपने लोगों को वहां पे लैंडिंग देने के लिए, ठीक है। अ न्यू क्रेडिट रिजर्व एजेंसी, लिक्विडिटी असिस्टेंस इन बीओपी क्राइसिस। कितने लोग ऐसे हैं जो बीओपी क्राइसिस नहीं समझते हैं? कोई नहीं समझता होगा। अच्छा, बीओपी का फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी फुल फॉर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाम से समझ गए, बैलेंस हो जाए आपका पेमेंट, आपका जो पेमेंट है वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। यानी कि आपको किसी देश को कोई पैसा देना हो, कोई आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा हो, वो पैसा आप देने लायक ना बचे, यानी कि आपकी इकोनॉमी खड्डे में चली जाए, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको लोन मिलते हैं आईएमएफ से। आईएमएफ ऐसी स्थिति में मदद करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो एनडीबी के अंडर में एक नया क्रेडिट रिजर्व फैसिलिटी आ रहा है। एनडीबी के अंदर में एक नई क्रेडिट रिजर्व एजेंसी आ रही है जो सेम काम करेगी। आप समझ रहे हैं? आईएमएफ का सब्स्टिट्यूट देने की कोशिश।
IMF का पैरेलल देने की कोशिश। वही IMF जिसने चाइना का वोट शेयर नहीं बढ़ाने दिया, ठीक है। इतना ही नहीं है, एनडीबी को बनाना एक लार्जर गेम का हिस्सा था। वो क्या? देखिए, एनडीबी बना तो एक फोरम के अंडर में था, ब्रिक्स के अंडर में एनडीबी बना था, लेकिन एनडीबी जो है वो चाइना की डेप्ट पॉलिटिक्स का या चाइना की लोन पॉलिटिक्स का या चाइना का जो आगे बियारी वाला मॉडल आने वाला था उसका हिस्सा था। कैसे? देखिए, समझिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर बायलेटरल लेंडिंग आप किसी कंट्री को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मान लीजिए चाइना ने श्रीलंका को बहुत ज्यादा लेंडिंग बहुत ज्यादा कर दी, तो लोगों ने सवाल उठाने चालू कर दिए कि भाई श्रीलंका ने इतनी लेंडिंग क्यों ली या चाइना ने श्रीलंका को इतनी लेंडिंग क्यों करी, कहीं ना कहीं कोई जरूर करप्शन होगा, कोई पॉलिटिकल फेवर चाहिए होंगे इनको श्रीलंका से, तभी ये दे रहे हैं। तो जनता क्या करती है? जनता जो है वो बायलेटरल लेंडिंग नहीं करती है, बहुत ज्यादा नहीं करती है, बचती है बायलेटरल लेंडिंग से, तब वो मल्टीलेटरल लेंडिंग करते हैं। अब ये किस बला का नाम? जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो है वो जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का 27% शेयर है, यानी कि मेजॉरिटी उन्हीं की है, उसमें जो चाहते हैं वो करा लेते हैं। तो जापान क्या करता है कि अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जिन कंट्रीज की, जिन अलाइज की जरूरत उसे होती है, मान लीजिए कोई यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास होना है या कहीं कुछ और जापान को अपने फेवर में कुछ कराना है, तो जापान क्या करता है कि एडीबी से उन लोगों को लोन दिलवा देता है। अब जापान खुद लोन नहीं दे रहा है, जापान करा मल्टीलेटरल लेंडिंग रहा है, लेकिन अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करने के लिए करा रहा है। तो यानी कि बायलेटरल लेंडिंग की बजाय आजकल जो है वो मल्टीलेटरल बैंक बना लो और उससे लेंडिंग करा दो और उससे फिर अपने पॉलिटिकल फेवर्स को निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे सवाल का जवाब दे तो दिया गुरु। हाँ, मैंने बताया तो कि डेंग जाओपिंग ने जो व्यवस्था बनाई थी उसमें हम डेंग जाओपिंग को खुद वो नहीं कर रहे हैं कैलकुलेट, ठीक है ना। डेंग जाओपिंग की बनाई हुई व्यवस्था के अंदर में जो अपना हु जिनताओ था, ही वाज द फर्स्ट लीडर, ठीक है। खैर, तो एनडीबी जब इन्होंने बनाया, और सॉरी, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे दे रिसोर्ट टू मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग। तो एनडीबी चाइना के द्वारा एक ऐसा मल्टीलेटरल बैंक बनाने से पहले एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में एक बैंक बना करके और एक रिहर्सल था उसका। यानी कि जैसे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वैसा ही चाइना भी आगे बनाएगा, मैं बताऊंगा, एआईआईबी। तो एआईआईबी बनाने से पहले यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट अमंग पीपल कि नहीं भैया, हमने ऑलरेडी
ये काम कर रखा है, तो उसके लिए इन्होंने ब्रिक्स के अंडर में एनडीबी बनाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इसमें, an alternative to the Western-led multilateral institutions, helping China to multilateralize its diplomacy. समझ रहे हैं? Helping China to multilateralize its diplomacy. यानी कि जिस तरीके से भारत ने अभी सोलर अलायंस बनाया, भारत ने वो CBDR बनाया, CDRR जो बनाया था, क्राइसिस क्या था वो यार, क्राइसिस वो डिजास्टर रिस्पॉन्सिव वाला जो बना था, ठीक है। तो इस तरीके के जो ग्रुप्स बना रहे हैं हम, ये सब क्या करते हैं, ये हमारी औकात दिखाते हैं कि हम जो है अपना बड़ा एक व्यवस्था हमने बना दी, खड़ा कर दिया, ये लोग पूरी दुनिया उसमें आ रही है। दिस इज मल्टीलेटरलाइजिंग द डिप्लोमेसी। When why you multilateralize diplomacy? You multilateralize diplomacy to tell people that we are engaging with 150 nations, we are engaging with these many nations, we are a credible, responsible nation. And the main problem with China is that nobody believes in the credibility of this country due to its political repression, due to its disregard for civil human rights, due to its blatant abuse of power against the minorities, ethnic minorities, religious minorities, and its ill practices of trade and economy. So this was instilling the faith among the people. This was building people's confidence for upcoming Belt and Road Initiative, right? There. NDB was used as a rehearsal for the role they are fated to play in due course at IMF, World Bank, etc. यानी कि NDB was a rehearsal of their IMF and these roles, right? Chinese firms have built infra and transport network across Asia with the help of Chinese development banks. NDB was also raised for same. अब क्या था कि चाइना एनडीबी के अंडर में अपनी फर्म्स को लोन दे रहा था, चाइना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था एनडीबी का, तो चाइना का अच्छा खासा उसमें कंट्रोल था और वो दे रहा था। अगली लाइन, अगली तीन लाइनें पूरी अगली तीन लाइनें पूरी चाइनीज स्टोरी को 3 लाइनों में समराइज कर देती है। मैंने जब इनिशियली नोट्स बनाए थे तो मैंने बहुत लंबा चौड़ा कि भाई चाइना ऐसे करता है वैसे करता है, बट फिर मुझे 3 लाइनें मिली, ठीक है। They don't ask too many questions and come with big money, not small money. Ugandan president on why he prefers Chinese investment. टाइपोस को इग्नोर करिएगा। Ugandan president on why he prefers Chinese investment. क्यों? बिना सवाल जवाब के गांधारी वाली पट्टी पहन के लोन दे देते। अरे टोपा है क्या वो? अबे तुम ही एक स्मार्ट बने घूम रहे हो, बाकी दुनिया में सब गधे बैठे हैं? मतलब आदमी जो है इतना ज्यादा जो है धन दौलत के चक्कर में अंधा हो जाता है, देखता ही नहीं है कुछ है। They don't ask too many questions and come with big money, not small money. Ugandan president on why he prefers Chinese investment. Ugly line. Chinese state banks often offered loans that were tied to use of Chinese
कंपनीज, चाइनीज मटेरियल्स एंड चाइनीज वर्कर्स। खेल समझ रहे हैं? आइडिया इज टू प्रोपेल योर ओन इकोनॉमी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। आप ही लोन दे रहे हैं किसी दूसरे को, कह रहे हैं नहीं नहीं लोन तुमको दिया, लेकिन जो लोन दिया वो काम हमारे यहाँ से कराओगे, हमारी कंपनी से ही कराओ। ये तो बिल्कुल फिर वो कॉलोनियलिज्म वाली बात हुई। और अगली लाइन लिखी हुई है, चाइना टेक्स फ्रॉम अस प्राइमरी गुड्स and sells us manufactured ones. This was also essence of colonialism. Governor of Central Bank of Nigeria. क्या तीनों लाइनों से आपको पूरा मामला क्रिस्प समझ में आ गया चाइना क्या कर रहा है? कोई ऐसा जिसको ना आया हो? पहले आए वाले बताएं हाँ या ना। आई वांट 21 हाँ। जिसको जो समस्या हो लिखता जाए। और दुनिया कोई भी कोने में कोई कहीं बैठा हो, लिखना जरूरी है। समझिए, सेकेंड स्टेटमेंट का मतलब यह है कि भैया हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन उस लोन से आप जो भी काम कराएंगे, रोड बनवाएंगे, वो हमारे लोगों से बनवाएंगे, चाइनीज कंपनी से बनवाएंगे, और चाइनीज मटेरियल यूज करेगी, और चाइनीज लोगों को एज अ वर्कर यूज करेगी। तुम कर करोगे फिर? आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाता है? जॉब मिलती है लोगों को, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। अल्लाह साले, तो हम तुमसे लोन ले हैं, और लोन लेने के बाद में तुम्हें हमारे यहाँ के सब बना दो, हमारी प्रॉस्पेरिटी कहाँ जनरेट हुई भैया? हमारे लोगों को कहाँ जॉब मिली? और तुम्हारा लोन ऊपर से हम उसको वापस करते रहे, कहाँ से करेंगे वापस जब प्रॉस्पेरिटी नहीं जनरेट होगी तो? तीसरा पॉइंट क्या है, हम हमसे हमारा ही कच्चा माल ले रहे हो और उसके बाद प्रोडक्ट बना के हम ही को चिपका रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, इसीलिए मैंने उसको रिट्रेट नहीं करा है, मैंने 3 लाइनों में वो कर दिया। ठीक है, खैर। और अब आता है चाइना का लास्ट नेल इन द कॉफिन बिफोर PRI। जिंदगी सीन 2012 में, हाँ, यूएसए में एक डेडलॉक हुआ, जिसमें से जो हमारे बरकवा था हमारा, जो आजकल जस्टिस मांग रहा है, तो बरकवा जो है वो एक स्टैंड ऑफ में था कांग्रेस के साथ में, और वो बजट नहीं पास करा पा रहे थे। कुछ इश्यूज पर उनका कांग्रेस से जो है वो अपना सल्ली मुल्ली उनकी चल रही थी। तो इसके कारण बराक ओबामा एपेक की मीट में नहीं जा पाते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक की मीट में नहीं जा पाते हैं। शी जिनपिंग पहुंचते हैं, और शी जिनपिंग ओबामा के एब्सेंस में वहां पर एक घोषणा करते हैं कि हम एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाएंगे। ये वो टाइम, ये पिवट एशिया फुल फॉर्म में चल रहा है, ये वो टाइम
जब शी जिनपिंग को कुछ रिस्पांस ढूंढना है पिवट एशिया के लिए, ये वो टाइम जब चाइनीज रिस्पांस ये डिसाइड करेगा कि चाइना की एक्सेप्टेंस जो है वो कितनी होगी। ये वो टाइम था जब चाइना के दिमाग में ब्री था, और चाइना ब्री से पहले, ब्री घोषित करने से पहले एक ऐसा फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बनाना चाहता था जो ब्री वाले पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सके, और वो सब हुआ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बैंक में चाइना का 30% के आसपास में स्टेक होल्डरशिप है, और 27-28% के आसपास में वोटिंग राइट है, यानी कि इट इज एंटायरली इन द चाइनीज क्लचेस। तो इन्होंने ये बनाया, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने शायद लिखी होगी, इट वॉज अ फोरम दैट वुड अलाउ China's economic statecraft to complement its growing political muscle. It was a forum that would allow China's economic statecraft to complement its growing political muscle. यानी कि चाइना की ग्रोइंग इकोनॉमी को चाइना के इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को सहायता देने के लिए ये फोरम बनाया गया था। AIB allowed Beijing to shape regional economic order, keenness to expand influence in Asia and undermine American interest. AIIB ने क्या करा, बीजिंग को जो है वो रीजनल इकोनॉमिक ऑर्डर को रीशेप करने का मौका दिया, और इसके साथ साथ में एशिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाना और एशिया में जो अमेरिकन ऑर्बिट है उसको कम करना, उसका इम्पैक्ट कम करना, ये AIIB ने किया। AIIB क्या कर रहा था, मल्टीलेटरल लेंडिंग कर रहा था। कहने को तो मल्टीलेटरल था, लेकिन सारा कुछ किसके हाथ में था, चाइना। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइए। राइट 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 राइट। एक नंबर। फिर AIB ये बता दिया। अब यहां पर एक लाइन पढ़िए जरा, चाइना's dependence on world and its involvement in international affairs are deepening, so are the world's dependence on China and its impact on China. आप समझिए शी बाबू क्या कह रहे हैं कि चाइना की डिपेंडेंस वर्ल्ड पर बढ़ रही है और वर्ल्ड की डिपेंडेंस चाइना पर बढ़ रही है। ये तो इन्होंने पब्लिकली बोला। जो लाइन इस बात में छुपी हुई है वो ये है कि दो चाइना का डिपेंडेंस वर्ल्ड पर बढ़ रहा है, बट वी वुड कीप इट इन चेक। लेकिन दुनिया में जो है वो दुनिया की चाइना पर डिपेंडेंस को हम बेरोक टोक बढ़ाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? चाइना का जो इन्फ्लुएंस, चाइना पर जो वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है उसको तो चेक रखेंगे। क्यों? ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ आने नहीं देंगे, लेकिन जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पर, उसको हम लगातार बढ़ाते रहेंगे, चाइनीज डिपेंडेंस को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना? तो वो ध्यान रखिएगा। फिर इन्वेस्टमेंट, अच्छा सॉरी, AIB came as a rude wake-up call to United States. It showcased China's ability to reshape the global governance architecture.
बहुत बड़ी लाइन है, बहुत ज्यादा बड़ी लाइन है कि AIIB came as a rude wake-up call to United States and it showcased China's ability to reshape the global governance or architecture. China, nobody believed that China can embark on this journey or China can give an alternative, a multilateral forum, which will sort of create ripples and panic in the West, right? Investment in forums like AIIB was also done to gain image of responsible leader. क्यों? क्योंकि एक responsible leader कौन होता है? जो multilateral institution में invest करे। लेकिन कहने को तो multilateral institution है, लेकिन बनाया है खुद ने, खुद का सारा कंट्रोल है, किसको कैसे देना है ये भी खुद ही डिसाइड करना। लेकिन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था? एशिया का भला करेंगे, दुनिया का भला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज को लैंडिंग मिली भी है, इंडिया को इतनी लैंडिंग मिली है। इन्वेस्टमेंट इन फोरम्स लाइक USA began convincing countries to not join AIIB as it would not be transparent और good governance भी यहाँ पर नहीं होने वाली थी, क्योंकि ये चाइना के द्वारा ही होली मैनेज होने वाला था और चाइना ही इसको कंट्रोल कर रहा था। USA saw it as a strategy to wean states away in the region. Washington was concerned that Beijing's trade and investment initiatives would lead to adverse strategic consequences for the US. USA saw it as a strategy to wean states away in the region, यानी कि यूएसए को ये लगा कि चाइना हमारे इन्फ्लुएंस आर को कमजोर करना चाह रहा है, हमारे इन्फ्लुएंस आर्बिट को कमजोर करना चाह रहा है, और यूएसए के इस रीजन में जो एक स्ट्रेटेजिक उसके कंसर्न्स है उनको भी अंडरमाइन कर रहा है। और उसके बाद आती है ये लाइन, मैं बोलूंगा नहीं, आप पढ़ लीजिए, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। ये यूएसए है, अस नहीं है। ये पढ़ करके तो देवदास ये चुन्नी बाबू बनने का मन करता है। बचपन से पढ़ते आए, वर्ल्ड बैंक, IMF है, ऐसा है, वैसा है, आर्टिकल 51 ये वो। बताइए, क्षण से जो टूटे सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, है एकदम वो वाला लग रहा है अभी तो, है मतलब क्या है भाई, मजाक चल रहा है। तो ये है भाई मामला। नहीं फिर भी मतलब World Bank and IMF were critical parts of US। रिपीट क्या, गाना रिपीट करें क्या? ठीक है, क्या है? अरे भाई तुम लोग यार स्पीकर ईयरफोन क्यों नहीं लगाते हो? बेइज्जती कराए पड़ा हमारी है। World Bank and IMF were critical parts of United States national security। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेजरी कह रहा है कांग्रेस में, यूएस कांग्रेस में। सो यू अंडरस्टैंड द फियर इन देम, दीज गाइस, कि भैया अगर चाइना लेड कोई ब्लॉक बन जाता है तो हमारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। ये 2012-13 बोला। तो इसीलिए ट्रंप ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है। और ट्रंप ने क्या किया? G7 से G11 कर दिया कि अब ऐसे फोरम्स बनने लगे जिसमें से चाइना के अलावा बाकी लोग ऑलरेडी हों, तो चाइना के उस एम्बिशन को पैसिफाई किया जा सकता है, डिरेल किया जा सकता है।
Asia needed $8 trillion for infrastructure. Neither World Bank nor ADB has political will to fill this gap, and this gave China opportunity. And AIIB was China assuming more international responsibility for the development of Asian and global economies. This is the failure of the West. This is the failure. This alone, this line is the testament of the falling multilateral world order that was created by Atlantic countries. अगर इनने ये ना करा होता, अगर इन्होंने लैंडिंग करी होती, अगर इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज का ध्यान रखा होता, ये स्थिति नहीं पहुंचती। समझ रहे हैं बात? फिर Westlessness was triggered by Western mistakes, मैं आपको बता दिया, ठीक है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, द लेसन्स वेल लर्न्ड, ये मैंने आपको जहां बता ही दिया है। Chinese banks invested hugely in Asia, but as bilateral lending give rise to accusations of political favors, AIIB was a move that simulated Japanese ADB model. अगली दो लाइनें पढ़िए जरा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है सारी बात, मैं बता चुका हूं पहले ही, राइट? ठीक है, अब आइए यहां पर AIIB, it won't only pull out countries of the USA orbit but support Chinese foreign policy initiatives just like पाकिस्तान and other countries, ठीक है, जो इन्होंने CPEC वगैरह बनाया। Asian Infrastructure and Investment Bank, the ground for Belt and Road Initiative was laid. Influence and friends bought, might showcased, and now the time is perfect to roll out Belt and Road Initiative. क्यों Belt and Road Initiative? Why? Number one, to attain Chinese dream, to fulfill Chinese dream. Number two, to give an alternative to the Malacca dilemma. What is Malacca dilemma? मैंने बताया, ये चोक कर देंगे वो, ठीक है ना? तो ये चोक ना कर पाए, इसके लिए क्या करो, ये पूरा यहाँ से इधर से कनेक्ट कर दो और ये ऊपर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो पूरा यूरोप तक, ठीक है? यहाँ पर एक पूरी रोड बना दो, पूरी यहाँ एक बेल्ट बना दो और यहाँ एक मैरीटाइम रोड बना दो, ठीक है? जिससे कि अगर कभी मान लीजिए मलक्का वाला एक कमजोर हो भी जाता है, तब भी आप यहाँ से इसको अपनी सप्लाई फ्यूल वगैरह की जारी रख सकें। नंबर 3, अनलीशिंग सेंट्रल एशियन लैंडमास पोटेंशियल, यानी कि जो ये वाला एरिया है आपका, ये वाला एरिया जो रिसोर्सेज में, यूरेनियम में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में रिच है, तो इसका अगर यहाँ पर आप कोई व्यवस्था दे देंगे, इधर से इसको कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से पूरा आप एनर्जी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चाइना इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री, तो उसको चीपर एक्सपोर्ट्स मिल सकते हैं यहाँ पर, प्लस इन वाले कंट्रीज की भी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, ठीक है? टू ब्रिज द शॉर्टफॉल फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एशिया में आपको पता ही, मैंने बताया $800 बिलियन की रिक्वायरमेंट है फंड्स के लिए, तो वो पूरी करेगा। Tackling the overcapacity problem of China's state-owned enterprises and generate employment, मैंने आपको बताया शुरुआत में बिल्कुल कि चाइना के जो एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटी पे काम करते हैं, बहुत उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और अब क्या है कि उनकी डिमांड जो है उतनी नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी इतनी ज्यादा कर ली।
तो उसको फुल फ्लोइंग बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एक सेल्फ सस्टेन कर पाए वो चीजें, ठीक है। और वेस्टर्न लीप वुड डेवलप फ्रंटियर प्रोविंसेस लाइक जिनजियांग एंड तिब्बत, ये मैंने बता ही दिया, इनको डेवलप करेगा। फिर response to Pivot Asia, as Secretary of State of United States announced a proposal for new Silk Road that led to anxiety in China, as Silk Road term is essential to Chinese history। हुआ क्या था, हिलरी क्लिंटन ने ये बोला, प्रपोज किया था 2011 में कि हम एक सिल्क रोड बनाएंगे जो पूरे एशिया को कनेक्ट करेगी। तो चाइना में बिल्कुल रिपल्स आ गए कि ये तो हमारी हिस्ट्री को वो कर लेंगे, हाईजैक कर लेंगे, क्योंकि सिल्क रोड इज द एंटायर हिस्ट्री ऑफ चाइना। तो इसलिए भी उन्होंने इसको किया, ठीक है। और फिर लास्ट वाला इसकी पूरे की समरी है, ये लाइन एक बार पढ़िए। राइट, अब आप आज की लर्निंग समझिए। अगर आपको इंटरनेशनली अपना भोकाल बढ़ाना है तो what you do, you find weakness in the current system. First you try to get in the current system. If they don't let you in, you try to reform those systems. You make groups which will advocate the reforms in those systems. Then what you do, you create parallel systems, alternate systems. वहां पर आप अपना एक ट्रस्ट जीतते हैं लोगों का, लोग की लीडरशिप को करते हैं। उसके बाद में you roll out these kind of big projects, BRI. But what you should not do, यहाँ तक सही है, what you should not do is don't exploit other countries. Don't exploit other countries of their natural resources. Don't impose your workers on them. Don't impose your things, conditions on them. So what China did was right. How they did was wrong. But that is how you rise. That is how you use your economic capital to build a political influence for yourself, and that is what India has been doing। चाहे वो सोलर अलायंस हो, चाहे वो और सारी इंटरनेशनल फोरम पे चीजें हो, चाहे वो G4 बनाना हो, वी हैव बीन नाउ वेरी वोकल। इसमें कोई डाउट हो पहले वो पूछिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। नाउ आधे घंटे का ब्रेक लेंगे डिनर के लिए, आधे घंटे के बाद वापस मिलेंगे, क्योंकि 2 दिन के न्यूज़पेपर और नेपाल पर सी राजा मोहन का बहुत तगड़ा आर्टिकल आया है, उसको करना है, उसमें लगेगा टाइम, ठीक है। टाइम लगेगा कम से कम उसमें आधे 1 घंटे का, ठीक है। तो 9:08 हो रहा है, 9:10 हो रहा है, 9:40 पे वापस मिलेंगे यहीं पर इसी जगह। नंबर 2, रुक जाओ, नंबर 2, क्योंकि चाइना का जो चल रहा है मामला और जिस तरीके से वो चलेगा और इसका ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस है, तो व्हाट वी विल डू इज दिस वीक, मतलब आज मंडे है, राइट, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन तीनों दिन 1 घंटे फर्स्ट हाफ में इकोनॉमी होगी, सेकेंड हाफ में यानी कि जो 7 बजे से है वो हम 1-1 घंटे अगले 3 दिन चाइना करेंगे, ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं वो 7 बजे का समय ध्यान रखें, 7 बजे आपको आना होगा ये करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो भी मैं आगे जोड़ूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत? 9:40 पे मिलते हैं। सर एक चीज मुझे ये पूछना है, ये